प्रॉपर्टीज़ के अंदर नंबर 1 पे हम ये करेंगे कि चूँकि रोम्बस क्या है, बेसिकली एक पैरेललोग्राम है ना, तो पैरेललोग्राम की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होंगी उनको रोम्बस सेटिस्फाई करेगी। चूँकि ये है ही पैरेललोग्राम, तो इसलिए जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ हैं उन सारी प्रॉपर्टीज़ को ये सेटिस्फाई करेगी। तो एक पैरेललोग्राम के अंदर ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, तो रोम्बस में भी ये पैरेलल ही होंगी। यानी कि इस डायग्राम में आप चेक करें, ए सी जो होगा वो बी डी के पैरेलल होगा। इसको आप लिख सकते हैं ए सी इज़ पैरेलल टू बी डी, ये ऑपोजिट होगी। इसी तरह ए बी और सी डी आपस में पैरेलल होंगी, ए बी पैरेलल होगा सी डी के। तो ये इसकी पहली प्रॉपर्टी होगी कि इसकी ऑपोजिट साइड्स आपस में क्या होती हैं, पैरेलल। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इसकी चूँकि ये रोम्बस जो है पैरेललोग्राम का एक स्पेशल केस है कि जिसमें चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी में आप लिख सकते हैं कि इसकी ऑल साइड्स आपस में इक्वल हैं। यानी कि ए बी जो होगा ये इक्वल आ जाएगा किसके जी, बी डी के, और बी डी इक्वल होगा सी डी के, और सी डी इक्वल किसके हो जाएगा, ए सी के। तो चारों साइड्स इसकी इक्वल होंगी, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ में आप लिख सकते हैं। अब चूंकि रोम्बस जो है बेसिकली एक क्या है जी, पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम में आपको पता है ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो इसके भी ऑपोजिट एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। यानी कि एंगल ए जो है ये किसके इक्वल आएगा, एंगल डी के। एंगल ए कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल डी के। सिमिलरली एंगल बी जो है ये हो जाएगा एंगल सी के कॉन्ग्रुएंट, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल सी के। ऑपोजिट एंगल इसके कॉन्ग्रुएंट होते हैं। नंबर 4 पे इसके जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, यानी एक साइड वाले एंगल, जैसे ए और बी है, बी और डी है, डी और सी है, या ए और सी है, एक साइड वाले जो होते हैं मिले हुए एंगल, इनको इंग्लिश में आप बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल का जो सम होगा 180 होगा। यानी आप लिखेंगे इसमें मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी कितना होगा जी, 180 होगा। सिमिलरली बी और डी 180 होंगे, और डी और सी 180 होंगे, सी और ए भी 180 होंगे। तो मिले हुए जो एंगल्स होते हैं एक साइड वाले, उनका सम जो है वो कितना होता है, 180 होता है। अब इसका टोटल सम ऑफ एंगल्स कितना होगा। अब देखें ये चूँकि एक चौकोर है, क्वाड्रिलेटरल है, तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो या चौकोर हो तो उसके चारों जो एंगल्स होते हैं उनका सम जो होता है वो 360 होता है। यानी इसके चारों एंगल आप ऐड करें, मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी प्लस मेजरमेंट एंगल डी, इन चारों को जब ऐड करेंगे तो ये 360 आ जाएगा। ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, चाहे वो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, उसका जो सम होगा एंगल्स का वो 360 आएगा। 5 हो गया जी। इसके बाद नंबर 6 डायगोनल पे आप आ जाएं। इसके अगर आप डायगोनल ड्रा करेंगे तो क्या होगा, रोम्बस के अगर आप डायगोनल ड्रा करेंगे तो ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। ये मैं ड्रा कर रहा हूँ इसके डायगोनल, ये पहला डायगोनल हो गया और ये दूसरा डायगोनल हो गया, ये दूसरा डायगोनल हो गया। अब ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट करने का मतलब ये है कि ये एक दूसरे को हाफ करेंगे। फॉर एग्जांपल ये जो जिस पॉइंट पे टच कर रहे हैं ये पॉइंट ओ है। अब ये जो पहला डायगोनल है बी सी, ये दूसरी डायगोनल ए डी को बाइसेक्ट करेगा, मतलब कि ये ए डी को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करेगा, यानी कि ओ ए और ओ डी आपस में इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली ये जो ए डी है ये डायगोनल बी सी को बाइसेक्ट करेगा, इसको 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करेगा, यानी कि बी ओ और ओ सी आपस में बराबर होंगे। ये इसकी छठी प्रॉपर्टी होगी। तो मतलब छठी प्रॉपर्टी में आप क्या लिखेंगे कि जब इसके डायगोनल आप ड्रा करते हैं तो वो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ओ बी जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ओ सी के। सिमिलरली ए ओ जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ओ डी के। तो ये डायगोनल बाइसेक्ट हो गए। नेक्स्ट इसकी छठी प्रॉपर्टी, अब इसके जो डायगोनल हैं ना सिर्फ बाइसेक्ट करते हैं बल्कि
ये राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, यानी यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 का बनेगा। ये चारों तरफ 90 का एंगल होता है, चारों तरफ। वैसे हम एक ही शो करते हैं 90 का, क्योंकि अगर आप एक शो करेंगे तो इससे ये शो हो जाएगा कि बाकी तीन भी क्या है 90 के। तो रोम्बस के डायगोनल जो है वो एक दूसरे को ना सिर्फ बाइसेक्ट करते हैं बल्कि क्या करते हैं जी 90 के एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। तो ये इसकी छठी प्रॉपर्टी हो जाएगी कि इसके जो डायगोनल हैं, आप लिखेंगे डायगोनल बाइसेक्ट एट राइट एंगल। ये राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, ये इसकी छठी प्रॉपर्टी होगी। अब इसकी जो सातवीं प्रॉपर्टी है वो ये है कि जब आप डायगोनल इसके ड्रा करते हैं तो इसके चार बराबर हिस्से होते हैं। अब ये चार बराबर हिस्से कौन से हैं? ये ट्रायंगल की सूरत में देखें, ये पहली ट्रायंगल होगी, ये दूसरी होगी, ये तीसरी होगी, ये चौथी होगी। तो जब भी आप रोम्बस के डायगोनल ड्रा करेंगे तो चार ट्रायंगल्स बनेगी और वो चारों की चारों आपस में कॉन्ग्रुएंट होगी। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है कि उनका एरिया इक्वल होगा। तो ये इसकी सातवीं प्रॉपर्टी होगी कि डायगोनल जो है, डायगोनल डिवाइड इट इनटू फोर इक्वल ट्रायंगल्स। ये इसकी सात प्रॉपर्टीज होगी कि इसके ऑपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं, इसकी चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, इसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स इसके 180 होते हैं और इसके तमाम एंगल्स का सम 360 होता है। इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और सिर्फ बाइसेक्ट नहीं करते बल्कि राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं और इसके डायगोनल इसको चार बराबर ट्राई एंगल्स में तकसीम करते हैं। ये इसकी सात प्रॉपर्टीज़ होगी। अब एक स्पेशल केस इसका डिस्कस करते हैं। वो स्पेशल केस क्या है जी? देखिए, इसके जो ऑपोजिट एंगल हैं वो आपस में क्या है, इक्वल हैं। ये इसकी एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, ये प्रॉपर्टी नंबर 3 हमने पढ़ी, ये वाली, कि इसके ऑपोजिट यानी कि ए डी के इक्वल है और बी किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। अब एक स्पेशल केस आप पढ़ें। अब एक स्पेशल केस हम डिस्कस करते हैं कि अगर ऑपोजिट के साथ साथ क्या हो कि सिर्फ ऑपोजिट ना हो बल्कि चारों इक्वल हो जाए। इसके चारों एंगल अगर इक्वल हो जाएं तो ये क्या बन जाएगा, ये एक स्क्वायर बन जाएगा इस तरह। अगर रोम्बस के चारों एंगल इक्वल हो जाएं तो फिर ये क्या बन जाएगा जी, ये फिर एक स्क्वायर बन जाएगा, ए बी सी डी। और चारों एंगल अगर इक्वल होंगे तो हर एंगल 90 का हो जाएगा, 90 का। मतलब कि ये जो स्क्वायर है ये बेसिकली क्या है, रोम्बस का एक स्पेशल केस है कि अगर किसी रोम्बस में चारों एंगल इक्वल हो जाएं तो फिर उस रोम्बस को आप स्क्वायर बोलते हैं। अब स्क्वायर के अंदर हर एंगल 90 का होता है, लेकिन रोम्बस के लिए लाजमी नहीं है कि उसका हर एंगल 90 का हो, उसके ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। और अगर उसके चारों एंगल इक्वल हो जाएंगे यानी कि हर एंगल अगर उसका 90 का हो जाएगा तो वो फिर स्क्वायर बन जाएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है रोम्बस में और स्क्वायर में। रोम्बस में चारों साइडें इक्वल हैं, स्क्वायर में चारों साइडें इक्वल हैं। रोम्बस के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं जबकि स्क्वायर के चारों एंगल इक्वल होते हैं। और स्क्वायर का अंदर का हर एंगल कितने का होता है, 90 का होता है। रोम्बस के लिए लाजमी नहीं कि इसका हर एंगल 90 का हो, इसके सिर्फ ऑपोजिट इक्वल होते हैं जबकि स्क्वायर में चारों 90 के होते हैं। तो रोम्बस जो है उसका स्पेशल केस आपने ये पढ़ा कि अगर उसके चारों एंगल इक्वल हो जाएं तो फिर उसी रोम्बस को आप क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। अब एक चीज़ आप ये ध्यान में रख लें कि हर स्क्वायर जो होता है वो रोम्बस होता है, लेकिन लाजमी नहीं है कि हर रोम्बस स्क्वायर हो। मैं फिर रिपीट करता हूँ कि किसी भी किस्म का अगर स्क्वायर होगा तो उसको आप रोम्बस तो बोल सकते हैं, लेकिन किसी भी किस्म की रोम्बस को आप स्क्वायर नहीं बोल सकते। एक ख़ास किस्म की रोम्बस होती है जो स्क्वायर होती है। तो ये हमने एक स्पेशल केस डिस्कस कर लिया कि अगर किसी रोम्बस के चारों एंगल इक्वल हो जाए तो उसको फिर आप स्क्वायर बोलते हैं।